हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परक्यूजिट्स, पर्क या अनुलाप के बारे में। अनुलाप से क्या तात्पर्य है, इन्हें आयकर अधिनियम में कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो उन्हीं अनुलापों का आज हम मूल्यांकन कर रहे हैं। हमने 3 कैटेगरी में अनुलापों को बांटा। पहला, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाप। दूसरा, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। और तीसरा, सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों में आज हम सबसे पहले मूल्यांकन कर रहे हैं मुफ्त आवास सुविधा, रेंट फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो देखिए, यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी को किराए से मुक्त रहने के मकान की या रियायती दर पर रहने के लिए आवास की सुविधा प्रदान करता है, तो हम किस तरीके से उस सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए हम आवास सुविधा को 2 भागों में बांटेंगे। पहला, असुसज्जित आवास सुविधा और दूसरा, सुसज्जित आवास सुविधा। यहाँ हम इन दोनों को स्पष्ट कर लें। सुसज्जित आवास सुविधा से असुसज्जित आवास सुविधा से तात्पर्य है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को केवल आवास की सुविधा देना। आवास की सुविधा में किसी तरह का कोई फर्नीचर या किसी तरह के कोई उपकरण, फिक्चर्स उसे नहीं उपलब्ध करवाना। सुसज्जित आवास सुविधा में नियोक्ता अपने कर्मचारी को आवास के साथ साथ फर्नीचर की व उपकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो चाहे कर्मचारी को सुसज्जित या फर्निश्ड हाउस की सुविधा ही प्रदान की गई हो, पहले हम उसका मूल्यांकन असुसज्जित आवास की करते हैं, उसके बाद हम सुविधा का मूल्य ज्ञात करके उसमें जोड़ते हैं। इस तरीके से हम आवास की सुविधा का मूल्यांकन करते हैं। आवास की सुविधा के मूल्यांकन में जब हम असुसज्जित आवास की सुविधा का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो यहाँ हम कर्मचारी की 2 श्रेणी बनाते हैं। एक सरकारी कर्मचारी की दशा में और दूसरा अन्य कर्मचारियों की दशा में। सरकारी कर्मचारी की दशा में असुसज्जित आवास की सुविधा के लिए जो नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उसे सरकार द्वारा जो आवास की सुविधा प्रदान की गई है उसमें नियमों के अनुसार जो उसका मूल्य होना चाहिए वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि नियोक्ता इस सुविधा के बदले में कर्मचारी से कोई राशि वसूल भी करता है तो जो सुविधा का मूल्य माना गया है उसमें से वसूल की गई राशि को कम करके हम शेष सुविधा का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो ऐसी सुविधा रियायती दर पर सुविधा कहलाती है। अब अगर हम आते हैं कि मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी को सुसज्जित आवास की सुविधा प्रदान की गई है, तो क्या करेंगे। सुसज्जित आवास की दशा में हम 2 राशियों का परिकलन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जो उनमें से कम होगी वही सुविधा का मूल्य मानते हुए असुसज्जित आवास की सुविधा में हम उसे शामिल करेंगे। ये 2 राशियाँ क्या होगी कि यदि जो फर्नीचर और फिक्चर्स, उपकरण जो नियोक्ता ने कर्मचारी को उपलब्ध करवाए हैं वो यदि स्वयं नियोक्ता के हैं तो उनकी लागत का 10% सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि नियोक्ता ने ये सुविधा किराए पर लेकर के उपलब्ध करवाई है तो किराए की राशि सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। तो जैसी भी परिस्थिति होगी वही राशि हम क्या करेंगे, इसके असुसज्जित आवास की सुविधा में जोड़ करके कुल आवास सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमने देखा कि सरकारी कर्मचारी की दशा में किस तरीके से आवास की सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम करेंगे अन्य कर्मचारियों की दशा में। अन्य कर्मचारियों की दशा से क्या तात्पर्य है, जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं या इसके अलावा अन्य कोई कर्मचारी है, तो वहाँ हम आवास की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे। अगेन हम इसी बात पर जाएंगे कि करदाता को असुसज्जित मकान की सुविधा प्रदान की है जिसको कि हम अनफर्निश्ड हाउस फैसिलिटी कहते हैं, या सुसज्जित आवास की सुविधा फर्निश्ड हाउस फैसिलिटी प्रदान की गई है।
यहाँ हम सुविधा प्रदान करने के पहले क्या देखेंगे कि यदि मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है तो सुविधा का मूल्यांकन कैसे होगा, और यदि मकान को किराए पर लेकर दिया गया है तो सुविधा का मूल्यांकन कैसे होगा। देखिए, हर परिस्थिति में हम पहले असुसज्जित आवास योजना का ही आवास का ही मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद यदि सुसज्जित आवास की सुविधा है तो उसका मूल्य ज्ञात करके हम असुसज्जित आवास सुविधा के मूल्य में जोड़ते हैं। तो हम जब अन्य कर्मचारियों की दशा में अनफर्निश्ड हाउस फैसिलिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमारा पहला बिंदु आता है कि यदि मकान का स्वामी नियोक्ता है। अगर नियोक्ता स्वयं है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ हम उस शहर की आबादी से इसे कनेक्ट करते हुए क्या करेंगे, सुविधा का मूल्य ज्ञात करेंगे। पहली कंडीशन, यदि आवास की सुविधा ऐसे स्थान पर प्रदान की गई है जहाँ की आबादी 25 लाख से अधिक है। जिस शहर की आबादी 25 लाख से अधिक है वहाँ यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को आवास की सुविधा प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य वेतन का 15% होगा। ये जो मैं यहाँ आपको वेतन का 15% बता रही हूँ, यहाँ वेतन से क्या तात्पर्य है ये मैं अभी आपको बताऊँगी। उसके बाद दूसरी श्रेणी आती है कि यदि आवास की सुविधा ऐसे शहर में दी गई है जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है परंतु 25 लाख से अधिक नहीं है। पहली क्या थी, जहाँ की आबादी 25 लाख से अधिक है। दूसरी क्या है, जहाँ की आबादी 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ वेतन का 10% सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तीसरी और आखिरी कैटेगरी आती है ऐसा शहर जहाँ की आबादी 10 लाख या इससे कम है। ठीक है, तो 10 लाख या इससे कम, इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि यदि सवाल में पूरा 10 लाख दे दिया जाता है तो भी कर्मचारी इसी कैटेगरी में आएगा। तो यदि आवास की सुविधा ऐसे शहर में दी गई है जहाँ की आबादी 10 लाख या इससे कम है तो वेतन का 7.5% सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और आती है कि यदि मान लीजिए ये मकान नियोक्ता द्वारा किराए पर या लीज पर लेकर कर्मचारी को दिया जाता है तो ऐसी दशा में सुविधा का मूल्य या तो किराए की राशि या लीज पर लेके दिया गया है या वेतन का 15%, जो भी दोनों में से कम होगा वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। पहली कैटेगरी हमने क्या ली थी, यदि मकान का मालिक नियोक्ता है, तो ये जो 3 श्रेणियाँ मैंने बताई थी जो आबादी के साथ लिंक है, हम उस तरीके से आवास की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे। और यदि मान लीजिए नियोक्ता ने मकान किराए पर या लीज पर लेकर दिया है तो किराए की राशि या वेतन का 15%, जो भी दोनों में से कम होगा उसे सुविधा का मूल्य माना जाएगा। दोनों ही दशा में मैं वापस आपको ये स्पष्ट कर देती हूँ कि यदि नियोक्ता ने इस संदर्भ में कोई राशि अपने कर्मचारी से वसूल कर ली है तो वसूल की गई राशि को हम सुविधा के मूल्य में से कम करेंगे और शेष बची हुई राशि ही करियों के सुविधा में शामिल की जाएगी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे यदि मकान सुसज्जित है, फर्निश्ड है, वही नियम लागू होंगे जो सरकारी कर्मचारी की दशा में है। यदि स्वामी नियोक्ता है तो उन सभी साधनों की लागत का, चाहे वो फर्नीचर है चाहे वो फिक्चर्स है, उनकी मूल लागत का 10% सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और यदि नियोक्ता ने इनको किराए पर लेके सुविधा उपलब्ध कराई है तो किराए की राशि को सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब आता है रहने के स्थान पर और भी कोई सुविधा नियोक्ता ने कर्मचारी को प्रदान की हो, जैसे होटल में रहने की सुविधा। मान लो यदि किसी नियोक्ता ने, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, अपने कर्मचारी को होटल में रहने के लिए अगर मान लो उसने आवास की सुविधा प्रदान की है। नॉर्मली ऐसा कब होता है, जबकि कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसी दशा में यदि उपलब्ध करवाई है तो हम किस तरीके से सुविधा का मूल्यांकन करेंगे, इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, यदि कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र होने के कारण वह दूसरे शहर में गया है और वहाँ पर नियोक्ता ने उसे आवास के लिए होटल की सुविधा उपलब्ध करवाई है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम सुविधा का जब मूल्य निकालेंगे तो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक के लिए यदि ये सुविधा नहीं दी गई है तो सुविधा का मूल्य 0 माना जाएगा। इसके अलावा अगर किसी और परिस्थिति में कर्मचारी को होटल में रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाता है तो फिर इस अनुलाभ का मूल्यांकन किस तरह से होगा, उस अवधि के वेतन का 24% अथवा नियोक्ता द्वारा होटल में दी गई
राशि। जो भी इन दोनों में से कम होगी वो सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। ठीक है। अब आता है इसी तरीके से, देखिए कई बार क्या होता है कि रिमोट एरिया में भी कर्मचारी को भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी दूरस्थ क्षेत्र में यदि उसे भेजा गया है और वहाँ आवास की सुविधा दी गई है तो पूर्णतया कर मुक्त होती है, हम उसे कर योग्य अनुलाभों में शामिल नहीं करते। इसी तरीके से मान लीजिए कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है और उसे रहने की सुविधा कर्मचारी ने नियोक्ता ने प्रदान की है। अब मान लीजिए एक शहर से दूसरे शहर में उसका ट्रांसफ़र हुआ और ऐसी परिस्थिति थी कि उस समय वह अपने परिवार सहित वहाँ नहीं जा सकता है, तो यदि 2 स्थान पर उसका आवास की सुविधा प्रदान की गई है तो 90 दिन की अवधि तक जिस आवास सुविधा का मूल्य कम होगा उसे ही हम कर योग्य आवास सुविधा में शामिल करेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद हम दोनों स्थान की आवास सुविधा को कर योग्य आय में शामिल करेंगे। मान लीजिए कर्मचारी इसके पहले पहले किसी एक आवास को खाली कर देता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि वो नहीं खाली कर पा रहा है तो 90 दिन के बाद दोनों स्थानों की हम आवास की सुविधा का मूल्यांकन करेंगे और दोनों को ही हम कर योग्य आय में शामिल करेंगे। अब ये जो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वेतन शब्द को जो बार बार डिस्कस किया है, यहाँ उस वेतन से क्या तात्पर्य है? वेतन से तात्पर्य यहाँ पर है कर्मचारी का मूल वेतन। महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन हम तभी जोड़ेंगे जबकि वो सेवा की शर्तों में शामिल हो। इसके अलावा उसे अन्य किसी तरह का कोई बोनस या किसी भी तरह का कमीशन, चाहे वो मासिक आधार पर हो चाहे वो प्रतिशत के आधार पर हो, इसी तरह अन्य कोई मौद्रिक भुगतान या ऐसे अनुलाभ या ऐसे भत्ते जो कि करमुक्त हैं, आंशिक रूप से कर योग्य हैं, लेकिन उनकी आंशिक कर योग्य राशि जो है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, कर योग्य भत्ते भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो कुल मिला के हम जो मौद्रिक लाभ दिए गए हैं उन्हें हम इसमें इस गणना के लिए शामिल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कर्मचारी के अन्य अनुलाभों के मूल्यांकन के बारे में। धन्यवाद।